हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए जो है क्लास 12 में, जैसा कि आप जानते हैं, अतिरिक्त प्रश्न चल रहा है, अतिरिक्त अभ्यास का प्रश्न चल रहा है। तो इसमें हम लोग जो है उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। 1.32 क्वेश्चन नंबर करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है ए बी, दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे। कह रहा है किसी यादृच्छिक वैद्युत क्षेत्र विन्यास पर विचार कीजिए। यादृच्छिक मतलब कि रैंडम वैद्युत क्षेत्र हो पर विचार कीजिए। इस विन्यास की किसी शून्य विक्षेप स्थिति, शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, शून्य हो, ठीक है, पर कोई छोटा परीक्षण आवेश रखा जाता है। यानी कि ऐसा जगह जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या शून्य है, वहां पर एक परीक्षण आवेश रखा जाता है, ठीक है। यह दर्शाइए कि परीक्षण आवेश का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी होगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए कि जो परीक्षण आवेश रखा जा रहा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो वह जो है अस्थायी संतुलन में होगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अस्थायी संतुलन क्या होता है और अस्थायी संतुलन क्या होता है, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। तो अस्थायी और अस्थायी संतुलन, तो सबसे पहले अस्थायी संतुलन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कहीं पर स्थिर है, कहीं पर रखी हुई है और उस पर जो है बल लग रहा है, ठीक है। अगर उसको आप वहां से हटा करके थोड़ा सा विस्थापित कर दीजिए, थोड़ा सा आगे या पीछे क्या करिए, विस्थापित कर दीजिए। तो मान लीजिए कि आप आगे विस्थापित कर दीजिए थोड़ा सा, और जब ही आप छोड़े तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लग रहा था जो पीछे की तरफ लग रहा था, तो उसको फिर से पूर्ववत स्थिति में ला दिया। यानी कि जब ही आप विस्थापित किए तो वह वहां न रह के फिर से अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाए। तो इस स्थिति को हम कहेंगे, इस स्थिति में हम वस्तु को कहेंगे कि वह अस्थायी संतुलन में है। मतलब कि अपने जगह से हट रहा है और फिर जो है फोर्स लगाने पे हट रहा है और फिर फोर्स हटा लेने पे वो अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाता है, ठीक है, पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। तो इसको अस्थायी संतुलन बोलेंगे। अस्थायी संतुलन क्या है कि उसी वस्तु को आप जो है विस्थापित किए दूसरे जगह पे, तो वो वहीं पे अब रह गया। मतलब कि आप बल लगाना जो है बंद कर दिए, तो वह पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त न करे, पूर्ववत स्थिति को प्राप्त न करे, तो वह क्या कहलाएगा, अस्थायी संतुलन में कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि अब मान लेते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र है जो यादृच्छिक है, रैंडम है, समान रूप से नहीं है, और इधर भी वैद्युत क्षेत्र है, इधर भी वैद्युत क्षेत्र है। इसके बीच में ये ऐसा जगह है जहां पर E बराबर क्या है, शून्य है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य विक्षेप स्थिति में है, यानी कि E बराबर क्या है, शून्य है, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र काम नहीं कर रहा है। इसी में जो है एक परीक्षण आवेश को रखा गया प्लस क्यू जीरो को रखा गया। तो क्या ये जो है बल का अनुभव करेगा, तो किसी भी वैद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ये अस्थायी होगा कि अस्थायी होगा, ये आपको जो है दिखाना है, ठीक है। तो परीक्षण, तो अब मान लेंगे कि जो है परीक्षण आवेश को ऐसे स्थान पर रखा जहां पर E बराबर क्या है, शून्य, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। अतः इसे यहां से विस्थापित करने पर यह नई जगह विस्थापित हो जाएगा। इसको यहां से अगर हम हटाएं, इसको यहां से अगर मान लीजिए कि आप विस्थापित कर रहे हैं, यहां पर ला रहे हैं अगर इसको प्लस क्यू नॉट को, यानी क्यू जीरो को, तो अब देखिए चूंकि इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो यहां से अगर आप हटा देंगे तो यह अपनी पूर्ववत स्थिति में नहीं आएगा, ठीक है, अपनी पूर्ववत स्थिति में नहीं आएगा। इसको आप हटा करके जहां पे रखेंगे वहीं पे रह जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए फिर से जो है समझने का प्रयास करिए कि ये चूंकि इस पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है इस रीजन में। तो जब कोई बल कार्य कर ही नहीं रहा है तो उसको वहां से आप हटा देंगे तो कौन सा बल उसको खींच के फिर पूर्ववत अवस्था में लाएगा, ठीक है, कोई ऐसा बल ही नहीं है। तो यानी कि आप यहां से इसको हटा के दूसरे जगह कर देंगे तो वहां पे अपनी नई स्थिति बना लेगा, यानी कि अपनी पूर्ववत स्थिति में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इसी को क्या बोलते हैं भाई, अस्थायी संतुलन बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज लिखा गया है कि इसे यहां से विस्थापित करने पर यह नई जगह स्थापित हो जाएगा, अर्थात पुनः अपनी पूर्ववत स्थिति में नहीं आएगा। अतः संतुलन निश्चित रूप से अस्थायी होगा, ठीक है। अब आइए इसको दूसरा करते हैं। इस परिमाण का समान परिमाण, यानी इसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है आपसे, इस परिणाम का समान परिमाण तथा चिन्हों के दो आवेशों, यानी कि समान चिन्हों के दो आवेशों जो एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हैं कि सरल विन्यास के लिए सत्यापन कीजिए। यानी कि अगर जो है दो आवेश हैं और वो भी क्या है,
समान है, ठीक है, परिमाण में, ठीक है, तो और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो ये चीज आप सत्यापन करिए कि उसके बीच में अगर कोई परीक्षण आवेश रखा जाए, ठीक है, तो वो जो है अस्थायी संतुलन में होगा, ये आपको दिखाना है। तो चलिए यहां से देखते हैं कि ये जो है प्लस क्यू आवेश यहां रखा है और समान परिमाण का यहां भी एक प्लस क्यू आवेश रखा है जो कुछ दूरी पर है। तो ये दूरी मान लेते हैं, ये दूरी जो है ये दूरी आपकी r है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मध्य में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है ये दूरी r है, ये दूरी r है, ठीक है। तो अब ये मध्य में रखा हुआ है, तो देखिए जरा कि इसके कारण, इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, क्योंकि ये बीच में परीक्षण आवेश रखा गया है इन दोनों के, तो इस पर बल लगेगा, तो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेशित है, तो धनावेश को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, तो ये धक्का देगा, तो किस दिशा में देगा, इस दिशा में देगा, ठीक है। तो ये धक्का इस दिशा में दिया इसको, ठीक है, यानी बल इस दिशा में लगाएगा, और ये क्या करेगा कि ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, तो ये क्या करेगा, उतने ही परिमाण का ये जो है इस दिशा में बल लगाएगा, इस पे, इस दिशा में। तो अब देखिए जो जितना इसके द्वारा बल लगेगा इस पर, उतना ही इसके द्वारा बल लगेगा, विपरीत दिशाओं में लगेगा, एक इधर लगाएगा तो एक इधर लगाएगा, तो क्या ये अपने जगह से कहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, यानी कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, बल संतुलित हो जा रहा है, ठीक है, बल क्या हो जा रहा है, संतुलित हो जा रहा है, तो यानी कि ये कोई किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेगा। अब चलिए अब थोड़ा सा सोचते हैं एक चीज कि इसको जो है इस प्लस क्यू नॉट को, यानी कि क्यू जीरो को किसी एक तरफ विस्थापित कर दीजिए आप, ठीक है। तो चलिए इसको जो है यहां से उठा करके और यहां पर विस्थापित कर दिया गया। अब ये क्यू नॉट यहां पे आ गया, मान लेते हैं बिंदु सी है, ये ए बी और सी, तो ये बिंदु सी पर आ गया, तो जब ही यहां से यहां विस्थापित हुआ तो ये विस्थापन कितना है, मान लेते हैं कि क्या है, dx है, ठीक है। तो अब जो है अपने पोजीशन से या मिड पोजीशन से ये dx विस्थापित हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखिए, तो यहां से और यहां तक की दूरी अब कितनी हो गई, दूरी ये, तो यहां से यहां तक r था और यहां से यहां तक ये dx विस्थापित हुआ है, तो क्या हो जाएगा, r प्लस dx होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से c से और b की दूरी जरा निकालिए, यहां से c से b की दूरी क्या होगी भाई, तो यहां से यहां की दूरी r है, यहां से यहां की दूरी dx है, तो ये दूरी यहां से और यहां की दूरी क्या हो जाएगी, तो r माइनस क्या हो जाएगा, dx, ठीक है, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस dx हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख दूं, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी भाई, r माइनस dx, ठीक है। अब जरा न्यूटन साहब का रूल जरा जो है दिमाग में लाइए कि कोई भी वस्तु या कोई भी दो आवेश एक दूसरे के जितना ही करीब रहते हैं तो वह आवेश एक दूसरे पर उतना ही ज्यादा बल लगाते हैं, या न्यूटन साहब ने कहा था कि कोई दो पिंड अगर एक दूसरे के बहुत पास हैं तो एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगाएगा, और अगर दूर हो जाए तो वो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में देखिए कि इस आवेश से अब परीक्षण आवेश की दूरी ज्यादा हो गई तो बल क्या लगेगा, इस पर कम लगेगा, और इस आवेश के ये नजदीक आ गया तो अब इस आवेश के कारण इस पर बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके कारण जब बल ज्यादा लगेगा और इसके कारण बल क्षीण हो गया, कम हो गया, तो अब क्या यह अपनी पूर्ववत अवस्था में ये जा पाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, यानी कि अब ये फिर O पर नहीं जा पाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो है अस्थायी संतुलन में था यहां पर, ठीक है, यहां पर यानी कि O पर जहां मिड पॉइंट पे था वहां पर किस अवस्था में था, तो अस्थायी संतुलन की अवस्था में था, ठीक है। अब इसी चीज को लिखते हैं, अब Q नॉट को, जैसा कि हमने कहा कि Q नॉट को यानी कि Q0 को हम dx दूरी तक क्या करते हैं, विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, और इस अवस्था में Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल यदि Q0 पर लगने वाला बल यदि A के कारण
ए के कारण एफ ए डैश तथा बी के कारण एफ बी डैश हो तो क्या लिखेंगे भाई, एफ ए डैश इज लेस देन एफ बी डैश। यानी कि अब देखिए इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, कम होगा, और इसके कारण लगने वाला बल अब क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये शो कर रहा है, तो लिख सकते हैं अतः परीक्षण आवेश Q नॉट अपनी पूर्व स्थिति से अस्थायी संतुलन में था। ये चीज लिख लीजिए, अतः Q नॉट आवेश, Q नॉट या Q0, Q नॉट आवेश अपनी पूर्व स्थिति से अस्थायी संतुलन में था, अस्थायी संतुलन में था। अब आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.33। कह रहा है प्रारंभ में एक्स अक्ष के अनुदिश vx चाल से गति करती हुई दो आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में यम द्रव्यमान तथा -q आवेश का एक कण प्रवेश करता है। प्लेट की लंबाई L है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र बनाए रखा जाता है। दर्शाइए कि प्लेटों के अंतिम किनारों पर कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप QEL²/2m vx² है। क्वेश्चन को समझिए पहले। कह रहा है कि प्रारंभ में x अक्ष के अनुदिश vx चाल से, तो जो है दो प्लेट इसमें है, एक प्लेट P है और एक प्लेट क्या है, Q है। देख सकते हैं आप, P धनावेशित था और Q क्या है, ऋणावेशित है। इन दोनों प्लेटों के मध्य जो है वैद्युत क्षेत्र E समान रूप से है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, धन से दूर की तरफ होता है, ऋण की तरफ होता है, तो ये होगा। इसमें समान रूप से वैद्युत क्षेत्र है। कह रहा है कि एक कण प्रवेश करता है जो क्या है, ऋणावेशित है, यानी कि उस पर आवेश कितना, -q है, वह इसमें प्रवेश करता है। लेकिन किस अक्ष के अनुदिश प्रवेश करता है, तो x अक्ष के अनुदिश। देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है कार्टेशियन प्लेन, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो कण ऐसे प्रवेश कर रहा है। तो देखिए x अक्ष के अनुदिश ही प्रवेश कर रहा है, तो कण जब ही ये प्रवेश करेगा, तो चूंकि ये माइनस आवेश है, तो इसलिए यह किधर अट्रैक्ट होगा, धीरे धीरे यहां से प्रवेश किया तो धीरे धीरे धन प्लेट की तरफ क्या होगा, मुड़ने लगेगा, मुड़ते मुड़ते ऐसे क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसका जो पथ बनता है वो कैसा बनता है, परवलयाकार बनता है। ठीक है, पथ कैसा बनता है, तो परवलयाकार बनेगा। ठीक है, परवलयाकार पथ पर ये बाहर निकल जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेट के अंतिम किनारों पर कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप कितना होगा। कण का अंतिम जो है, देखिए अंतिम किनारा यही है, तो अंतिम किनारे पर जो है विक्षेप कितना होगा इसका, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है विक्षेप, ये दूरी पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, इसका विक्षेप कितना होगा। थोड़ा सा इसको और मैं मॉडिफाई अगर कर दूं, इसके यहां से ये मुड़ गया और यहां से निकल गया। ठीक है, तो ये आपका अंतिम किनारा। ठीक है, तो अब यहां से ये जो है y है, कितना है y। तो अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो आइए जो है देखते हैं। तो ये सब कुछ मान लिया गया है इसमें कि जो है दो प्लेट है P और Q, P धनावेशित है, Q ऋणावेशित है, ये मान लेंगे आप। और -q आवेश क्या कर रहा है, x अक्ष के अनुदिश प्रवेश कर रहा है, जिसमें त्वरण कितना है, a है, और दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है, एक समान रूप से फैला हुआ है। अब ये मान लीजिए कि t समय में यह कण जो है वैद्युत क्षेत्र को पार कर जाएगा। t समय में यह पार कर जाएगा। प्लेट की लंबाई कितनी है, L है, तो इसका मतलब कि t समय में कितनी दूरी चलेगा, L दूरी चलेगा, तभी ना प्लेट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि प्लेट के अंदर ही वैद्युत क्षेत्र है, बाहर नहीं है। तो यानी कि प्लेट की लंबाई के बराबर, यानी L के बराबर t समय में चलेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, वो बाहर हो जाएगा। तो समय और विक्षेप कितना होगा, उसके इसमें y होगा। तो समय बराबर लिख देंगे भाई, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है, L प्लेट की लंबाई के बराबर चलेगा, और चाल कितना है, किस चाल से प्रवेश कर रहा है, तो vx चाल से क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है।
तो यल अपान क्या हो जाएगा bx। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब माना y अक्ष के अनुदिश कण में त्वरण क्या है a है। y अक्ष के अनुदिश भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, लेकिन अब जो है ये त्वरित किधर हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, तो इसका मतलब त्वरण किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो कण में त्वरण जो होगा a उत्पन्न होगा और किस अक्ष के अनुदिश होगा, तो y अक्ष के अनुदिश होगा। देख लीजिए y अक्ष के अनुदिश होगा। कण का प्रारंभिक वेग, अब देखते हैं कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा भाई, y अक्ष के अनुदिश होगा। भाई लगातार ये y अक्ष की तरफ बढ़ रहा है, तो y अक्ष के अनुदिश तो कितना होगा प्रारंभिक वेग, भाई प्रारंभ में इसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो uy बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है। अब जो है अब यहां से क्या करते हैं कि आप जानते हैं आप लोग कि F बराबर होता है बल F बराबर m में होता है। ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग a की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, F अपान m हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अब जो है अगर इसको आवेश के केस में लिखा जाए तो a बराबर यानी कि F के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू ई अपान क्या m। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई भी होता है। ठीक है। तो अब जो है चूंकि माइनस Q है तो यहाँ पे क्या लिखा गया है माइनस, और ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के क्या है, उल्टा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो ये विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है। बस इतना ही मतलब है इसका। ठीक है। तो अब इसको जो है समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद से आगे जो है गति का समीकरण हम लोग लगाएंगे। ठीक है। अब गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग लिखेंगे, अब गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण आप जो है लिखिए। तो गति का द्वितीय समीकरण देखिए, मैं पहले लिख दूं, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है। लेकिन यहां पर ये दूरी जो है y है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पर सबसे अच्छा होगा कि यहाँ पर क्या लिख दिया जाए भाई, uy लिख दिया जाए, uy। तो uy की वैल्यू क्या है, 0 इंटू टी प्लस हाफ, और a की वैल्यू यहां से पुट करिए। a की वैल्यू माइनस, आपको जो है यहां से माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिशा बता रहा है। q इंटू ई अपान m, और इंटू t की वैल्यू समीकरण 1 से रख दीजिए l अपान vx। बड़े ही आराम से आ जाएगा ये, ध्यान देंगे तो। ये समीकरण 1 व किससे, 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या किया गया, मान भर दिया गया। सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा आपका। ये जो है 0 हो गया, प्लस ये हो गया हाफ, और क्यू ई एल अपान, ये देखिए स्क्वायर होगा इसका, सॉरी स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 अपान यम इंटू वी एक्स का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि होल का स्क्वायर है। तो अब यहां से y इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू ई एल स्क्वायर अपान 2m वी एक्स का क्या, स्क्वायर। देखिए, तो यही प्रूफ करना था आपको कि ये जो है, जो विक्षेप होगा वह कितना होना चाहिए, क्यू ई एल स्क्वायर अपान 2m वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.34। ये इसके पहले वाला 1.33 पर ही आधारित है। लिखा है अभ्यास 1.33 में वर्णित कण की इलेक्ट्रॉन के रूप में कल्पना कीजिए। पहले कण कहा जा रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, जिसको Vx बराबर 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के साथ प्रक्षेपित किया गया, यानी कि यहां से ये चला, अंदर की तरफ प्रक्षेपित किया गया, भेजा गया। तो यह किस वेग से चल रहा है भाई, तो 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। ठीक है, यदि 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E का मान, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपका कितना दे रहा है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है, जिसकी दिशा आपकी ये होगी, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसका मान जो है दिया हुआ है आपका 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। तो हो तो ऊपरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कहां टकराएगा,
कह रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चल दिया है और ऐसे मुड़ रहा है, क्योंकि ये धन का आवेशित प्लेट है, तो ये धन की तरफ क्या होगा, धन आवेशित प्लेट की तरफ क्या होगा, मुड़ेगा, तो ये कहां पर जाकर टकराएगा प्लेट से। तो मान लेते हैं कि ये x दूरी पर जाकर के प्लेट P पर क्या करेगा, टकराएगा। तो यहां से जो है y अक्ष पर जो विस्थापन होगा वह क्या होगा, स्मॉल y होगा। ठीक है, तो अब जो है ये पूरा फिगर है आपका, वही जो है प्लेट की लंबाई क्या है, L है, और यहां से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। इसको आप जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आइए सब नोट कर लेते हैं। पहले Vx का मान दिया हुआ है, d का मान 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको मीटर में चेंज कर लिया गया। y बराबर d/2 होगा, क्यों, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो है बीच से प्रवेश कर रहा है, तो बीच से प्रवेश कर रहा मतलब आधी दूरी यहां से, यही ना है विक्षेप इसका, तो आधी दूरी कितनी होगी, तो पूरा 0.5 है, तो आधी क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दे दिया और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.25 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। E का मान दिया हुआ है, लिख लिया। Q का मान इतना होता है, लिख लिया। Me का मान जो है इतना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन की कल्पना की गई है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है ये। ठीक है, अब मान लिया गया कि -Q जो आवेश है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, वह जो है मध्य बिंदु से क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो y अक्ष पर विस्थापन क्या है, स्मॉल y है। तो अब जो है इसके पहले जो है बताया गया है आप लोगों को, इसके जस्ट पहले बताया गया है कि ये जो है कण अगर जो है मध्य से प्रवेश करता है तो इसका जो विक्षेप होता है, y अक्ष पर जो विस्थापन होता है, उसका समीकरण ये होता है। ये जो है प्रूफ कराया गया था इसके पहले। ठीक है, तो अगर जो है वो कितनी दूरी तय किया था भाई, L दूरी तय किया था, मतलब निकलने में वो कितनी दूरी, मतलब कितना उसमें विक्षेप हो रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है, उसका समीकरण ये निकाला गया था। तो अब माना जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है x दूरी चलने के बाद टकरा जाता है, तो अब x दूरी पर निकालेंगे, L दूरी पर निकाला गया तो यह L स्क्वायर आया, तो x दूरी पर निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, इसी की जगह पे x आ जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब x दूरी विस्थापन के लिए जो है x दूरी विस्थापन के लिए जो है समीकरण ये बनेगा आपका। ठीक है, और ये माना जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन x दूरी चलने के बाद प्लेट P से टकरा जाएगा। तो अब कुल मिला के किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना भाई, x का मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कितनी दूरी पे जाकर टकरा जाएगा, कहां टकराएगा, कहां टकराने का मतलब कितनी दूरी पे जाकर टकराएगा। तो अब यहां से अगर देयरफॉर x² = y इंटू, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² का मान निकालेंगे यहां से, तो ये आएगा 2m Vx² अपान q इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा, आइए यहां लिखते हैं, x बराबर √, ठीक है, y इंटू 2m इंटू Vx² अपान Q इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। मान भर दीजिए, देखिए मान रखने पर तो मान रखेंगे तो x = √, देखिए मान रख दीजिए, तो y का मान कितना आया हुआ है, 0.25 × 10⁻², तो 0.25 × 10⁻⁻², y का मान हो गया इंटू 2 इंटू m का मान, m मतलब कि Me इलेक्ट्रॉन का मास, तो Me कितना है, 9.1 × 10⁻31 इंटू Vx, तो Vx का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6, ठीक है, अपॉन Q कितना है भाई, तो Q 1.6 × 10⁻19 जो आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश होता है, इंटू अब क्या है भाई, E दिया हुआ है आपका, आप देख सकते हैं 9.1 × 10⁻², ठीक है। तो अब अगर इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी यक्स में। देखिए मैं जो है लिख दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 1.25 × 10⁻⁻4 आएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। इसका अगर आप जो है रूट वैल्यू निकालते हैं, मतलब 1.25 का अगर रूट वैल्यू लेते हैं तो वो आएगा आपका 1.118 इंटू 10 का पावर, ये आधा हो जाएगा -2, ठीक है, किसमें आएगा, मीटर। अब ये 10 का पावर -2 हटा दीजिए तो किसमें हो जाएगा, ये
1.118 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यह जो है ये जो है जहां से चलेगा वहां से जो है प्लेट के 1.118 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, तो अर्थात पी प्लेट पर, यहां लिख दीजिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्लेट पी पर 1.118 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाता है आंसर। ठीक है, अब आइए जो है यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अतिरिक्त प्रश्न जितना भी था चैप्टर फर्स्ट में वो पूरा जो है सॉल्व कर लिया गया। अब इसके बाद आप लोगों में से ही किसी ने ये जो है एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों में से ही किसी का ये क्वेश्चन है जो मेरे पास आया था। तो चूंकि एक सीरीज चल रही थी क्वेश्चंस की, तो उस सीरीज के बीच में इसको बताना बड़ा मुश्किल था, इसका वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए जब हम लोग अब कंप्लीट कर चुके हैं अतिरिक्त प्रश्न भी पूरा, तो चलिए अब इस प्रश्न को भी मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवा देता हूं। ये आप ही में से किसी ने पूछा था। तो अब ये कह रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये इंग्लिश में ही था क्वेश्चन, मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा और करा दूंगा इसको। 2 स्मॉल आयरन पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 280 mg are placed at a distance 10 centimeter apart. If 0.01% of electrons of one particle are transferred to other, find the electric force between them. Atomic weight of iron is 56 gram per mole and there are 26 electrons in each atom of iron. पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 2 स्मॉल आयरन पार्टिकल हैं, एक स्मॉल आयरन पार्टिकल यहां है और एक स्मॉल आयरन पार्टिकल यहां है। ये एक दूसरे से, देखिए कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एक दूसरे से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। इसको अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी कि 100 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये भी 280 mg का है और ये भी 280 mg का है। अगर इसको mg से आप जो है ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2.8 ग्राम। ठीक है, इसके जगह पे भी लिख सकते हैं 0.28 ग्राम। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इफ 0.1% इलेक्ट्रॉन ऑफ वन पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पार्टिकल पर, कितना हो रहा है भाई, यहां से सपोज करिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यानी कि ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पर। ठीक है, और कितना परसेंट का हो रहा है, तो 0.01% का हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है। कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, यानी कि इनके और इनके बीच में आप क्या आप निकाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दीजिए। ठीक है, कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दीजिए। तो चलिए दिया हुआ है क्या कि एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 56 ग्राम पर मोल। आप लोग जानते हैं कि जो अवोगाद्रो नंबर होता है वह, यानी कि अब इसको यहां से निकाल के लाइए, तो ये क्या मतलब हुआ, 56 ग्राम पर मोल का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 56 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स आयरन के कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स आयरन के कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होंगे, यानी कि अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे। तो लिखेंगे सिंस इन 56 ग्राम द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, यानी कि ये अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है,
अवोगाद्रोस नंबर, ठीक है, के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये 56 ग्राम में जो है इतने एटम्स हैं। ठीक है, देयरफॉर 1 ग्राम में चेंज कर, 1 ग्राम में देख लेते हैं कितना होगा। 1 ग्राम, इन 1 ग्राम द नंबर ऑफ एटम्स विल बी कितने होंगे भाई, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे से डिवाइड हो जाता है। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन क्या हो जाएगा 56, ये क्या हो गया एटम्स। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम में इतने हो गए। अब इसके बाद से एक जो है पार्टिकल है वो कितने ग्राम का है, तो 0.28 ग्राम का है। तो देयरफॉर इन 0.28 ग्राम the number of atoms is equal to, अब इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 0.28 अपॉन 56। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। क्या निकाल दिया गया, एटम निकाल दिया गया, एटम्स। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल में एटम्स की संख्या निकल के ये आ गई। ठीक है, अब जो है अगर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये टोटल कैलकुलेशन इसका जो निकल के आएगा वो आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं 301 इंटू 10 का पावर 19 आएगा एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स आएंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना एटम आएगा। ठीक है, अब चलिए एटम तो पता चल गया कि इसमें कितने एटम हैं आयरन के। अब उसके बाद से आगे लिख रहा है कि एटॉमिक वेट इतना है, देयर आर 26 इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम, यानी कि एक आयरन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आप जानते हैं कि एफ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, दो आवेश के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस तो है आपका, और क्या चाहिए भाई, उन पर चार्ज चाहिए, कितना कितना चार्ज है, तो चार्ज तो निकालना पड़ेगा ना, तो वही व्यवस्था की जा रही है चार्ज निकालने की। तो अब देखिए एटम्स की संख्या तो निकल गई, नंबर ऑफ एटम्स तो निकल गए। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर लिखेंगे सिंस in one atom the number of electron is equal to, दिया हुआ है कितना 26, therefore कितने एटम्स हमारे पास हैं, therefore in 301 into 10 का पावर 19 the number of electron is equal to, ये ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, यानी कि कुल मिला के 26 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इतने जो है क्या हो गए आपके जो है इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब कि जितना एटम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एक पार्टिकल पर, उसमें क्या आ गया भाई, इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब जरा इसका जो है मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप लोग मल्टीप्लीकेशन इसका करेंगे तो ये जो है निकल के आएगा 7826 इंटू 10 का पावर 19, 7826 इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यहां से क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, अब जो है टोटल इलेक्ट्रॉन तो ये निकल के आ गया। ठीक है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन है एक एटम पे। अब इस पर ट्रांसफर हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है, 0.01% हो रहा है। तो किसका 0.01%, इसका जो है इसका कितना 0.01% दूसरे पे ट्रांसफर हो जाए तो निकाल लीजिए। नाउ अब लिखिए, नाउ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो कितना है भाई 7826 इंटू 10 का पावर 19 इंटू 0.01%, इसका इतना ट्रांसफर हो जा रहा है। तो 7826 इंटू 10 का पावर 19 इंटू इसका मीन्स हुआ 0.01 अपॉन 100। ठीक है, तो अब ये टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 10 का पावर जो है, अभी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.26 होगा
इंटू, अभी ये ऊपर ले जाए रेज करके 10 टू द पावर 2, ऊपर ले जाएंगे तो -2, तो इसमें से ये जो है 2 कम हो जाएगा, यानी कि 2 जो है लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये निकल के आ गया कि इतना इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर चला गया। ठीक है, तो देखिए आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, ट्रांसफर हो गए, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दे दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये ले लिया तो निगेटिवली चार्ज हो गया। यानी कि कहने का सेंस ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो गया, मेजॉरिटी हो गई, और यहाँ पर माइनॉरिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब जो है अब क्या करना है, ये इतना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गया दूसरे पे। ठीक है, तो अब अभी भी अब हम लोगों को चाहिए क्या, तो हम लोगों को चाहिए चार्ज चाहिए, न कि इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो सिंस लिखेंगे, सिंस in one electron the charge is equal to कितना होता है 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम होता है। Therefore कितना ट्रांसफर हुआ, इतना 78.26 into 10 का पावर 17, the charge will be क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे सीधे, 1.6 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -19 इंटू 78.26 इंटू 10 का पावर 17। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप जो है मल्टीप्लाई करके और टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 आएगा, 1.25 कूलम आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या निकल के आ गया, देख लीजिए, चार्ज निकल के आ गया। ठीक है, चार्ज जिसकी जरूरत थी। नाउ द फोर्स, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू K और Q1 Q2, तो Q1 के जगह पे 1.25 इंटू 1.25 अपॉन होल का अपन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का मतलब यही ना R की वैल्यू है, तो R 0.1 का क्या होल स्क्वायर। F इज इक्वल टू K की वैल्यू आप लोग जानते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1.25 इंटू 1.25 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर ही दीजिए, तो इसका करेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है, 0.01 आ गया। ठीक है, अब अगर आप जो है फाइनली इसका कैलकुलेशन आप करते हैं, तो कैलकुलेशन करिए। F इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली आएगा इंटू 10 का पावर 9 अपॉन 0.01। तो अगर इसको आप लोग जो है फाइनली सॉल्व करके देखें, तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.0625 इंटू 10 का पावर, ये देखिए 10 का पावर क्या होगा -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर +2 हो जाएगा, और ये आपका 9 हाई है, तो कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 12, क्योंकि ये एक प्लेस इधर गया है तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा, तो ये जो है न्यूटन में ये आपका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। तो यानी कि जो फोर्स लगेगा वह क्या लगेगा 1.4065 इंटू 10 का पावर कितना लगेगा 12 के बराबर लगेगा। तो आज जो है आज पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखा करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और आज ये चैप्टर पहला पूरी तरह से जो है समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।